हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू। और मैं इम्तियाज़ अंसारी। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और अभी तक हमारा टॉपिक 1 चल रहा था। और आपको याद होगा कि टॉपिक 1 के अंदर मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया था। और जो हमारा पहला जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ताकि न्यू क्लास लेने वालों को पता लगे कि टॉपिक 1, जिसे आप यू कैन से चैप्टर 1 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है चैप्टर नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1 में, वो किसकी बात करनी है? इंडियन इकोनॉमी या डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो डिस्कस करना है कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी को हमें जो स्टडी करना है यहाँ पर, उसके 6 एस्पेक्ट हमें स्टडी करने हैं, जिसमें हमने पहला एग्रीकल्चर पढ़ा, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम तीसरा पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन आप जानते हो जो एब्रोड से किया जाता है। फॉरेन ट्रेड की भी अपनी एक डेफिनेशन है दोस्तों। डेफिनेशन क्या है? द ट्रेड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। द ट्रेड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। मतलब कि कोई भी ट्रेड जो दो देश की सीमाओं के आर पार किया जाता है, या द ट्रेड ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड विदेशों से किया जाने वाला व्यापार है। ग्लोबलाइजेशन के बाद में बहुत ज़्यादा हो चुका है, और पहले भी होता था, काफ़ी टाइम से हो रहा है। जो चीज़ें हमारे पास कम होती है उनको हम बाहर से परचेज कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। और जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती है हम उनको बेच देते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट। तो ये चलता रहता है। तो अब हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एक बात बताई थी कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया हमें। उन्होंने क्या किया? वो हमसे रॉ मटेरियल यहाँ से परचेस करके ले जाते थे ब्रिटेन में, और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी थी, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको यहाँ पर सेल करते थे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था और अब भी दे दिया, तो ये भी तो अक्रॉस द बाउंड्री हो रहा था ना। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे यहाँ पर क्या किया? उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया, या उनके टाइम में हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था। थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था। दोस्तों देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे ना, आपको याद है ना, लोग कहते हैं कि इंडिया की भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया कि मतलब यहाँ चिड़िया सोने की होती है? नहीं ना भाई, इंडिया का जो ट्रेड था ना वो इतना डेवलप था अक्रॉस द कंट्रीज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो था ना वो बहुत अच्छा था इंडियन ट्रेड। इंडिया के ट्रेड से, इंडस्ट्रीज से, हैंडीक्राफ्ट से, एग्रीकल्चर से बनी हुई चीज़ें हम लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से हमें फॉरेन करेंसी या दूसरी चीज़ें हमें बहुत अच्छे आसानी से मिल जाती थी। तो इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समझे ना दोस्तों। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने तो एक्सप्लॉइटेशन किया। देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड पर उन्होंने सबसे पहला काम जो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन किया इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसका इफेक्ट ये बना कि इंडिया हैज़ बिकम द इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। यू कैन से रॉ मटेरियल के लिए बुक में प्राइमरी प्रोडक्ट भी यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए, एंड इम्पोर्टर नहीं, सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये पहला काम ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ये चेंजेस हमारे यहाँ पर देखा गया। क्या चेंजेस देखा गया? कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए तो इंडिया हैड बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल को यू कैन से द प्राइमरी प्रोडक्ट। बुक के अंदर कई बार इसको प्राइमरी प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और कोई गलत नहीं है प्राइमरी प्रोडक्ट यूज़ करना। प्राइमरी प्रोडक्ट वही है जो नॉर्मली हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे हम। कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे? ब्रिटेन को। तो इंडिया हैज़ बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, और वहाँ से फिनिश गुड बनकर आती थी, तो हम क्या हो गए? द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। ठीक है ना दोस्तों।
इसका एक इफेक्ट और पड़ा, तो मतलब आप इसको इससे कंपेयर करो। देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फिनिश गुड के एक्सपोर्टर थे। हमारे यहाँ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, हमारी कारपेट हुआ करती थी, हमारे क्लोथ्स थे, हमारा सिल्क का जो क्लोथ होता था, एम्ब्रॉयडरी का जो हमारा हैंडीक्राफ्ट के और काम होते थे, ये सारी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है, आइवरी ऑर्नामेंट्स थे, हाथी के दांत के ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे ज्वेल्स थे, तो ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड बिफोर द ब्रिटिशर्स, उनके आने से पहले, ठीक है ना। लेकिन उनके आने के बाद क्या हुआ, इंडिया इज बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ा दोस्तों, ज़रा सोचो, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, सेल ज़्यादा कर रहे हैं, तो पैसा आएगा ज़्यादा, ठीक है ना, पैसा आएगा ज़्यादा। और इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट फिनिश गुड का हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। तो पता है क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म आती है मेरे बच्चों, BOP, यहाँ पर एक टर्म आती है, वो क्या है, BOP। अब देखो ये जो सरप्लस BOP मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि BOP क्या होता है। द स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट, और इसमें दूसरे देशों से किए जाने वाले जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मतलब फॉरेन ट्रेड है ना, उसको जहाँ पर लिखा जाता है, उस अकाउंट को, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखे जाते हैं एक कंट्री के विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सरप्लस में भी हो सकता है। सरप्लस में कब होता है, सरप्लस में BOP हमारा जब होता है कि जब हमारे रिसीप्ट्स, जब हमारी रिसीप्ट्स ग्रेटर देन होते हैं किससे, एक्सपेंडिचर से। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारी जो रिसीप्ट्स थी वो ज़्यादा थी एक्सपेंडिचर से, तो हमारे BOP में क्या होता था, सरप्लस होता था। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, BOP में सरप्लस तो होता था, लेकिन ये जो सरप्लस जो यूज़ किया जाता था ना, ये जो यूज़ किया जाता था, ये यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स के लिए, बट यूज्ड फॉर ब्रिटिशर्स। लेकिन ये जो सरप्लस है ये हमारे फायदे के लिए यूज़ में नहीं आता था, ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, यूज़ फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इसको कहाँ यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स इसको दो जगह यूज़ करते थे, या तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उनका एक सिस्टम था कि ये लॉर्ड होगा, ये कर्नल होगा, ये वायसराय होगा, ये कैप्टन होगा, तो उनकी अपने अलग अलग क्या हुआ करते थे, उनके अलग अलग पोजीशंस हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम हुआ था, उनको सैलरी दी जाती थी, उनकी अपनी एक सेना थी, ठीक है ना। तो उनका एक जो सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड में सरप्लस हुआ करता था उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया कर सकते थे। और इसके अलावा जो अपने वॉर एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस, वॉर भी तो करते थे ना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स थी उनको अपने अंडर में करने के लिए क्या करते थे, वो वॉर्स करते थे लोकल, वहाँ के लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उनसे, ठीक है ना। तो वो वॉर में भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको यूज़ किया करते थे। तो ये सेकेंड थिंग हमारी जो है वो क्या है कि सरप्लस इन BOP, बट द सरप्लस वॉज यूज फॉर द पर्पस ऑफ द ब्रिटिशर्स या बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स यूज्ड the BOP surplus in for their administrative as well as the war expenses, ठीक है। तो इनके लिए वो इसको पूरा करते थे, जबकि ये सरप्लस तो हमारी इकोनॉमी के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और आता है दोस्तों, वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, या मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उनका हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर एक मोनोपोली कंट्रोल हो गया। मोनोपोली का मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने स्टडी किया होगा। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, अ सिंगल फर्म, लेकिन यहाँ फर्म की बात नहीं हो रही, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। और यहाँ पर मोनोपोली का मतलब केवल सिंगल से नहीं होता, यहाँ पर मतलब है मोस्ट ऑफ द ट्रेड। देखो यहाँ पर मोनोपोली का मतलब सिंगल नहीं है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ना, वो केवल और केवल किससे कनेक्टेड हो गया, ब्रिटिशर से। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, हमारे यहाँ से बनी हुई चीज़ें ईरान में, इराक में, मिस्र में, साउथ अफ्रीका की कई कंट्रीज़ के अंदर, और अरेबियन कंट्रीज़ या अफ़गानिस्तान या और दूसरे देशों के अंदर, हम कई देशों से हमारा ट्रेड हुआ करता था। कब, बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है। लेकिन
आफ्टर द ब्रिटिशर्स, जब वो ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे यहाँ पर, तो उनकी आने से क्या हो गया, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया कि हमारा ट्रेड किससे रिलेटेड हो गया, ओनली ब्रिटेन से। मतलब आप इसके डाटा याद रखोगे कि हमारा जो है अबव उस टाइम में अबव 50% फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड मतलब 50% से भी ऊपर हमारा ट्रेड जो था वो किससे कनेक्टेड था, ब्रिटिशर्स से, ठीक है ना। तो वी कैन से कि देयर वाज अ मोनोपोली कंट्रोल on the foreign trade of the Britishers on the eve of the independence, mostly या above 50% of the trade was related only to the Britishers, only to the Britain, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तीन बातें हमारे थर्ड टॉपिक के अंदर आती हैं। फॉरेन ट्रेड में ये हमारी क्या कंडीशन थी, मैंने आपको ब्रिटिशर्स के साथ में भी बता दिया और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी बता दिया, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। अभी हम दोस्तों कब तक पढ़ रहे हैं, अब हम केवल इंडिपेंडेंस तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 की ये थर्ड यूनिट, जो चैप्टर नंबर 1 ये टॉपिक 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसकी जो थर्ड सब हेडिंग है फॉरेन ट्रेड, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ के बाद अपनी फोर्थ हेडिंग, मैंने आपको बताया था कि हमें इंडियन इकोनॉमी को 6 हेडिंग के अंदर स्टडी करना है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करना ज़रूरी है। और दोस्तों सभी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता ही हूँ कि आपको मेरे नोट्स के अंदर ये सभी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने 4th एस्पेक्ट की बात करेंगे, विच इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये जो वर्ड है ना डेमोग्राफिक, आप हमेशा याद रखिए जब कभी भी ये वर्ड आएगा डेमोग्राफिक, तो आप याद रखें दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या बताया मैंने, द वर्ड डेमोग्राफिक इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें बताना है, प्रोफाइल तो आप जानते हो ना कि जैसे हमें किसी का प्रोफाइल बताना है तो उसके बारे में सारी चीज़ें बताना है, तो हमें पॉपुलेशन के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। पॉपुलेशन के बारे में क्या बताना है, बर्थ रेट बतानी है, डेथ रेट बतानी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बतानी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बतानी है, लिटरेसी रेट बतानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मेल फीमेल रेशियो होता है ये भी बताना होता है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है ये सब बताना होता है। तो पॉपुलेशन और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और दोस्तों कौन से कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे हम, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन एंड द रिलेटेड टर्म्स। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहली बात आती है वो आती है बर्थ रेट की, ठीक है। तो जो हमारी बर्थ रेट थी ना वो दोनों की दोनों हाई थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज हाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तब हमारी ये दोनों चीजें हाई थी। कितनी हाई थी, देखो मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताता हूं मेरे दोस्तों, 48 पर 1000। देखो पॉपुलेशन के जो मोस्ट ऑफ द डाटाज ऑफ द पॉपुलेशन आर कैलकुलेटेड ऑन 1000 पर 1000। जितने भी पॉपुलेशन के डेटा होते हैं उनमें से मोस्टली, नॉट ऑल, ठीक है ना, ज्यादातर 1000 पर हम उसको मेजर करते हैं। तो हमारी बर्थ रेट कितनी थी, 48, और डेथ रेट कितनी थी, वो भी कितनी थी, 40 पर 1000। देखो इस बात का मतलब समझो, मतलब पर 1000 पर जो द नंबर ऑफ बॉर्न पीपल या चाइल्ड कह सकते हो, द नंबर ऑफ बॉर्न पर्सन्स इन 1000 पर्सन्स इज 48। इसका मतलब 1000 लोगों में जो जन्म लेने वाले लोगों की संख्या है वो कितनी है, 48। मतलब 1000 के अंदर अगर 1 ईयर के अंदर जो 1000 है ना वो 1048 हो जाएंगे। पर 1000 पर 48 पैदा होते हैं एंड 40 मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो देखो 40 सर्वाइव तो नहीं कहते, बर्न करते हैं, ठीक है ना, बॉर्न है, ये जन्म लिया और इन्होंने क्या किया, ये मर गए, इनकी डेथ हो गई। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ओनली कितना बचा, 8 पर 1000, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सर्वाइविंग रेट जो थी वो हमारी कितनी थी, 8 पर 1000। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर बहुत हाई। और देखो इनके हाई होने का रीज़न क्या था, देखो डेथ रेट हाई थी, क्यों थी पता है, क्यों थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी और बहुत सारी जो कुछ जिसे कहते हैं ना कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, तो इस तरीके की कई बीमारियां होती थी जो उस टाइम में कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। डेथ रेट ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी। एंड बर्थ रेट हाई क्यों थी, क्योंकि
इलिटरेसी, पॉवर्टी, और लोग सोचते थे कि जितने ज़्यादा लोग होंगे जो अर्निंग के जो सोर्सेज होंगे वो उतने ज़्यादा होंगे, तो और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो बर्थ रेट जो थी वो ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, लेकिन हमारी सर्वाइविंग रेट कम थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बर्थ रेट या डेथ रेट के बाद में हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना जो मैं सेकंड बता रहा हूँ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, देखो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसे IMR बोलते हैं शॉर्ट में, IMR इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? मासूम। मासूम मतलब छोटा बच्चा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखो, जो 1 ईयर एज से जो बच्चे 1 साल से कम एज के पैदा हुए 1000, उनमें से कितने बिफोर 1 ईयर मर गए? 1000 जो भी बच्चे पैदा हुए तो 1 ईयर से पहले उनमें से कितने मर गए, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मैं इसको डिफाइन करता हूं कि IMR रेफर्स द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। सिंपल सी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ पर 1000 बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना, 1 साल से नीचे की एज में जो 1000 पर जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, जन्म हुआ है, उनमें से कितने नंबर्स की डेथ हो गई, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है ना, 1 साल से पहले, और इट वॉज टू हाई, और ये बहुत ज़्यादा थी, 218/1000 पर 1000 कितनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम में? 218 पर 1000। मतलब जो पर 1000 जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो 1 ईयर से पहले, 1 साल से पहले, उनमें से कितने मर जाते हैं? 218 मर जाते हैं। मतलब ये 1/5 से भी ज़्यादा है, मतलब हर 5 बच्चे में से एक बच्चा 1 साल से पहले मर जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा है। और इसका भी रीज़न वही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत कम हुआ करती थी उस टाइम में। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें दोस्तों, देखो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटली के अंदर मैं कभी मोस्टली में मतलब ईयर्स मेंशन नहीं करता, क्योंकि किसी बुक में 2018, 19, 20 में ये जो क्लास आपको दे रहा हूँ 2021 में मैं इस क्लास को शूट कर रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंटली मतलब हाल फिलहाल में, चाहे 2020 एज्यूम कर लो, 1921 एज्यूम कर लो, प्रेजेंटली ये कम होकर अब हमारी 50 पर 1000 तक कंट्रोल में किया जा चुका है। इसको बिलो 50 मतलब अभी भी ये बिलो 50 है, 50 से कम हो चुका है ये। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, डेटा में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि डेटा जो होते हैं कलेक्शन करने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके अलग अलग डेटा होते हैं। ठीक है, इसलिए एक एवरेज भी अगर कॉमन सा आ जाए तो ठीक रहेगा। तो 2 बातें मैंने आपको ये बता दी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द एवरेज ऑफ अ पर्सन, द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ। मतलब एक बंदे की जो एवरेज एज है अपने जीवन काल में वो क्या है? एवरेज एज, जैसे आजकल के टाइम में हम कहते हैं कि यार आज तो 60-70 का होते ही, या उससे पहले भी 50 में भी किसी को भी कुछ होता है तो मर जाता है, और कहते हैं यार पुराने लोग तो बड़े लंबे लंबे टाइम तक 100 साल तक जिंदा रहते थे, हमारे दादा परदादा जो थे वो तो बड़े लंबे टाइम तक जिंदा रहते थे। ठीक है ना, ये एवरेज एज है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ओनली 1951 के अंदर हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? वो थी ओनली 32 ईयर्स। आपको ये सुनकर, ये देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है अगर आप दिमाग लगाओ। हम तो कहते थे कि पहले के लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे, लेकिन यहाँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी नज़र आ रही है? ओनली 32 ईयर्स। ये तो बहुत कम है। और प्रेजेंटली अगर हम आज की बात करें ना, अगर हम आज की बात करें तो प्रेजेंटली हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अबव 65 ईयर्स हो गई है। ठीक है ना, 70 नहीं हुई है, ध्यान रखना। 65 ईयर, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा होते हैं, किसी में 67.5 है, 68.5 है, आप 68 लिख दो, आप इसके अंदर 60 अबव 65 लिख दो, ठीक है, चलेगा, कॉमन है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले तो कम थी, अब ज़्यादा है, लेकिन हम तो उल्टा सुनते थे कि पहले लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे और अब तो कम रहते हैं, तो अब तो कम होनी चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, ये एवरेज एज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? द एवरेज, एवरेज है ये मतलब टोटल
एज नहीं है, किसी एक पर्सन की कंप्लीट एज नहीं है, ये क्या है, ये एवरेज है। एवरेज क्या है, मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये कम होने का रीज़न पता है क्या था, क्योंकि उस टाइम में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो बात समझ में आए। मान लो 1951 के आसपास एक ओल्ड एज पर्सन, एक मतलब एक बूढ़ा आदमी है जो 100 ईयर्स में मर जाता है, एक बच्चा है जो 1 ईयर से पहले मर जाता है, और एक बच्चा और है जो भी 1 ईयर से पहले मर जाता है। तो 100 + 1 कितना हो गया, 102। एवरेज निकालेंगे तो 1 2 3, 3 पर्सन है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 3 = 9, 3 4 = 34 ईयर्स। देखो एवरेज कितना आया, 34 ईयर्स। एवरेज कितना आता है, 34 ईयर्स। और जबकि क्यों आया एवरेज कम, एवरेज कम क्यों आया, क्योंकि IMR जो है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत कम थी, वो बहुत ज़्यादा थी। उनके ज़्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे जो कम एज में मर जाते थे, इसकी वजह से एवरेज हमारा कम आता था। लेकिन अब IMR को कंट्रोल किया, डेथ रेट को कंट्रोल किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई हैं, हर ट्रांसपर्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है हर्ट, और भी बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये सब हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी जो अब प्रेजेंटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी। इसके अलावा मैंने कहा था कि हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बात करेंगे, पॉपुलेशन एंड द रिलेटेड एस्पेक्ट। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अब ये पॉपुलेशन से रिलेटेड ही है। अब मैंने आपसे कहा था कि अब हम लिटरेसी की बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ठीक है मेरे दोस्तों, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट के जो डेटा थे ना वो बड़े खतरनाक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, लिटरेसी रेट हिंदी में साक्षरता दर कहते हैं। लिटरेसी रेट और एजुकेशन रेट दोनों में डिफरेंस है, याद रख लेना। एजुकेशन रेट अलग होती है, लिटरेसी रेट का मतलब है कि हमारे इंडिया में रहने वाला कोई भी एक बंदा जो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता हो और लिख सकता हो और समझ सकता हो, तो वो लिटरेट है। मतलब उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि 10th पास होना ज़रूरी है, 12th पास होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कोई तमिलनाडु में है, किसी की मम्मी है जो स्कूल कभी नहीं गई, लेकिन उन्हें तमिल बोलनी भी आती है, समझनी भी आती है, लिख भी लेती है, तो वो लिटरेट है। तो लिटरेसी रेट और एजुकेशन रेट में डिफरेंस है, याद रखना। तो लिटरेसी रेट 1951 में मतलब कितनी थी, 19, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या होता है, ऐसा सोचते हैं कि लिटरेसी रेट का मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे कितने हैं। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि 1951 में ओनली 16% पॉपुलेशन जो थी ना वो एजुकेटेड, वो लिटरेसी रेट थी, लिटरेसी रेट वाज 16%। मतलब केवल 16% पर्सन थे जो किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो ये हैं 16%, इनका डिग्री से कोई लेना देने नहीं है। और मेरे दोस्तों जो लिटरेसी रेट थी ना, ये फीमेल में और भी ज़्यादा कम थी, ये तो 7% थी फीमेल के अंदर, क्योंकि उस टाइम के अंदर विमेन एम्पावरमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं था, और विमेन को क्या कहते हैं, घर के कामों के लिए ही माना जाता था, और उनका कोई सोसाइटी के अंदर या फिर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ठीक है ना। तो लिटरेसी रेट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट में अभी तक 2021 चल रहा है, लेकिन अभी सेंसस के रिजल्ट नहीं आए, तो मैं आपको लास्ट सेंसस के रिजल्ट बताता हूँ। लास्ट सेंसस जो हमारी हुई थी वो हुई थी 2011 में, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया की 74 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 74% टोटल पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। समझे ना। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम हमेशा किसकी बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली 4 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप किसी भी, देखो ये बेटा, ये मेरे दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तभी आप इन इन्फॉर्मेशन को लिखोगे, नहीं, आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आप ये वहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। समझे। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, उसके कॉजेज वगैरह आएंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आएगा, तो वो आप वहाँ लिख सकते हैं। आप क्लास को क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग मत लो, आप एक लेक्चर के अकॉर्डिंग लो इसको। ठीक है। फिर भी मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। एक चीज़ और थी मेरे दोस्तों यहाँ पर, इन्फेंट ओरली मैं आपको बता देता हूँ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक में किसी बुक में दिया होता है MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल का मतलब होता है माँ से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, मैटरनल।
मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये क्या होती है? देखो मेरे दोस्तों, मैंने कहा ना आज मेडिकल फैसिलिटी बहुत है। पहले क्या था कि जब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी ना, और आपने सुना भी होगा और बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बर्थ ऑफ ए चिल्ड्रन, जब ऑफ ए चाइल्ड या किसी भी बच्चे की जब बर्थ होती थी, डिलीवरी होती थी, तो उस टाइम में क्या होता था, जो मदर है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। या पुरानी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि हम बच्चे को बचा सके लेकिन हम माँ को नहीं बचा पाए। हीरो भी बहुत सारे डायलॉग मारते हैं, वो कहता है जी मेरी माँ तो मेरे पैदा होने के बाद ही मर गई। मतलब क्या था कि जन्म देते समय जो मदर की जो है ना डेथ हो जाती थी, ठीक है ना, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी देते समय उनकी जो मौत होती थी उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसको हम MMR बोलते हैं। इसके जो डेटा होते हैं ना वो 1000 में मेजर नहीं करते क्योंकि ये कम होती है, इसको 10,000 में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बस इतना ध्यान रखो कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये हाई थी, इसके कोई जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है अभी तक। प्रेजेंटली तो अवेलेबल होंगे लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के अवेलेबल नहीं है, बस अप्रोक्सीमेशन है। तो वो आप बता दो कि इट वाज हाई एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बातें हैं, और बातें बता सकते हैं हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, जैसे अर्बन एंड रूरल, कि अर्बन पॉपुलेशन क्या थी और रूरल क्या थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि द डोमिनेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि आज़ादी के समय क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना, लिव्ड इन रूरल एरियाज इन द विलेजेस, मतलब केवल ओनली 15% पॉपुलेशन जो थी ना, 10 to 15% वो ही अर्बन एरिया के अंदर रहती थी। तो नॉर्मली ये सब बातें हैं, आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आप इसको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, इसके मैंने आपको जो भी क्लासेस दिए हैं इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के 4 एस्पेक्ट हम पढ़ चुके, जो टोटल मिलाकर 6 हैं। बाकी जो 2 एस्पेक्ट हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप पहले इनको पढ़िए, इनको समझिए, और जो आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है मेरे तो आप उनको भी स्टडी कीजिए। लेकिन हाँ याद रखना, नोट्स केवल लर्न करने के लिए स्टडी आप बुक से ही करो ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पता लगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।